से या परसों से मैं पहला लेक्चर जो होगा ना वो बायोकेमिस्ट्री का होगा, ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो मैं उसकी थोड़ी स्पीड लगाना चाहता हूँ, तो इसलिए जो है ना पहला लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का हुआ करेगा, फिर दूसरा लेक्चर जो फिजियो का होगा, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, कल अब बस बिल्कुल शुरू से ही शुरू करूंगा। कल जो पॉइंट्स बताए थे आज वो अगेन फिर बता के फिर शुरू करूंगा, ठीक है जी। चलें जी, एंजाइम की रेगुलरिटी, एंजाइम रेगुलेट कैसे होता है, ठीक है, यहाँ से हमने बात को शुरू करना है। जो बात जिस तरह से जिस फ्लो में मैं बताऊंगा बस सुनते जाएं, जो मैं बातें रिवाइज कराऊंगा मैं एंड पे रिवाइज कराऊंगा। इसका अगर किसी का कोई 1-2% को पॉइंट मिस भी हो जाए तो एंड पे फिर मेरे से पूछे, ठीक है, मैं बता के जाऊंगा, हौसला रखना है, लेकिन ये मैं बातें बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, एंजाइम को रेगुलेट करती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जो सबस्ट्रेट्स पड़े होते हैं वो एक केएम की रेंज में पड़े होते हैं, केएम की रेंज में, ठीक है। मतलब ये है कि इतना थोड़ा सबस्ट्रेट पड़ा होता है, इतना ज्यादा नहीं पड़ा होता, इतना पड़ा होता है कि वो एंजाइम को हाफ सैचुरेट कर ले और एंजाइम अपनी हाफ वेलोसिटी पे चले, मतलब अपनी मैक्सिमम के हाफ के लेवल पे खड़ा होता है, ठीक है, अपनी वेलोसिटी के मैक्सिमम जो उसका होता है उसके हाफ पे खड़ा होता है। उतनी उतनी एंजाइम में इंटरसेलुलर सबस्ट्रेट्स पड़े होते हैं, केएम की रेंज में पड़े होते हैं। इससे होता ये है कि जैसे ही कोई सबस्ट्रेट का लेवल ज्यादा होता है ना, तो एंजाइम फौरी तौर पर, क्योंकि उसके आधे एक्टिव साइट्स अभी तक खाली पड़ी हैं, तो उसकी वजह से फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड करता है, और क्या करता है, उसका नाम क्या, अपना एक्शन करता है, ठीक है। तो इस तरह से एंजाइम को रेगुलेट कौन कर रहा है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन रेगुलेट कर रही है। ये पॉइंट उसने यहाँ पे लिखा है कि इंटरसेलुलर लेवल जो है सबस्ट्रेट्स का वो केएम की रेंज में है, जिससे ये होता है कि जैसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई? एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को। ये था पहला पॉइंट। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। एंजाइम की हम क्या करते हैं, एंजाइम की कोवेलेंट मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। एंजाइम में कोवेलेंट, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी या तो तेज हो जाती है, ठीक है। रेगुलेशन का ये मतलब नहीं है कि तेज कर, रेगुलेशन का मतलब है या तेज करना या कम करना, ठीक है। एक हमने सबस्ट्रेट के हिसाब से देख लिया, अब हम देखने लगे हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कैसे होती है एंजाइम की। इसमें हम करते ये हैं, ठीक है, कि काइनेज या फास्फाटेज, वो एक एंजाइम की क्या करते हैं, काइनेजेस करते हैं फास्फोराइलेशन, ये देखो एंजाइम का फास्फेट लग गया, और फास्फाटेजेस क्या करते हैं एंजाइम की डी फास्फोराइलेशन, फास्फेट उसका लगा हुआ है उसको निकाल लेते हैं। इस तरह से एंजाइम की क्या कर लेते हैं, डी फास्फोराइलेशन। काइनेसिस ने क्या किया है, काइनेसिस ने काइनेसिस ने क्या किया, उन्होंने एंजाइम की फास्फोराइलेशन कर दी है, और जो है फास्फाटेजेस उन्होंने क्या किया, एंजाइम की डी फास्फोराइलेशन कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से एंजाइम की क्या हो रही होती है, रेगुलेशन हो रही होती है। अब कौन सा एंजाइम फास्फोराइलेशन पे एक्टिव होगा, कौन सा एंजाइम डी फास्फोराइलेशन पे एक्टिव होगा, ये एंजाइम के अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई फास्फोराइलेशन से एक्टिव हो रहे होते हैं, कोई डी फास्फोराइलेशन से एक्टिव हो रहे होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात कि ये कोई स्पेसिफाई नहीं है कि फिर एक्टिव किससे होगा और डी एक्टिव किससे होगा, ठीक है, तो या इनएक्टिव किससे होगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब इसकी इसकी इसके हवाले से अब मैं आप लोगों को एक मिसाल देने लगूं। अच्छा, काइनेज जो है वो एटीपी को यूज करके फास्फेट को ऐड करते हैं, देखो एटीपी को यूज करके, और डी फास्फोराइलेज वाटर को यूज करके फास्फेट को निकालता है, और काइनेज क्या कहता है, एटीपी को यूज करके एटीपी से फास्फेट निकाल के ना वो एंजाइम को लगा देता है, और फास्फेटेज क्या कहता है, वाटर को यूज करके जो फास्फेट लगा होता है उसको निकाल के डी फास्फोराइलेट कर देता है। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल समझाने लगा हूं, ठीक है, जो कि आप सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़ोगे, बस मैं उसको थोड़ा सा समझाने लगा हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। जब हमने खाना खाया होता है, ठीक है, जब हमने काफी सारा खाना खाया है, अब क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन, ठीक है। बहुत सारा खाना खाया है तो अब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ये करता है कि दो एंजाइम हमारी बॉडी में पड़े होते हैं, एक ग्लाइकोजन सिंथेज, जिसने ग्लाइकोजन बनाना होता है, ग्लूकोज को पॉलीमराइजेशन से बनता है ग्लाइकोजन, और वो बनाता कौन है, वो ग्लाइकोजन सिंथेज बनाता है। दूसरा एंजाइम कौन सा है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, किसमें, ग्लूकोज में। यानी कि दो एंजाइम है, एक ने ग्लाइकोजन बनाना है, एक ने ग्लाइकोजन को तोड़ना है। बनाने वाला ग्लाइकोजन सिंथेज, तोड़ने वाला ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज।
अब जब हमने खाना खाया, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हुआ ब्लड में, अब इंसुलिन रिलीज होता है जो ग्लूकोज के हाई लेवल को सेंस करता है, ठीक है, इंसुलिन रिलीज होता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है, दोनों एंजाइम्स की डीफॉस्फोराइलेशन कर देता है। क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेशन करता है। उस डीफॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, ठीक है, कि ग्लाइकोजन सिंथेज हो जाता है एक्टिव, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाता है, और वो ग्लूकोज को यूज करके ग्लाइकोजन बनाना शुरू कर देता है। वो हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, एक काम करो तुम ना ग्लाइकोजन बनाना शुरू कर दो, ठीक है। और दूसरा जो दूसरे ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को भी उसने डीफॉस्फोराइलेट किया है, वो हो जाता है इससे इनएक्टिव। मतलब ग्लाइकोजन टूट नहीं रहा, बन रहा है, एक काम हो रहा है, बन रहा है। ग्लूकोज ज्यादा, इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इनएक्टिव, ग्लाइकोजन अब बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देता है। इसका अपोजिट करता है ग्लूकागोन, वो दोनों को कर देता है फास्फोराइलेट। उससे ये होता है ग्लाइकोजन सिंथेज हो जाता है इनएक्टिव, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज हो जाता है एक्टिव, वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज का लेवल हाई कर देता है। समझ आ गई बात? तो इस तरह से कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो रही है। अब तीसरा आ गया लेवल एलोस्टेरिक एंजाइम्स का। इसमें क्या सीन है, इसमें ये एक एंजाइम है, ठीक है, उसका एक दोस्त है इफेक्टर। इफेक्टर दो किस्म का है, दोस्त आपको पता है दो किस्म का होता है, एक पॉजिटिव फैक्टर, एक नेगेटिव फैक्टर। जो पॉजिटिव फैक्टर होता है, ठीक है, वो बंदे की एनर्जी बढ़ाता है, बंदे, ठीक है ना, ठीक है। जो पॉजिटिव फैक्टर होता है वो क्या करता है, जो दोस्त होता है वो क्या करता है, किताब के साथ मोहब्बत बढ़ाता है, अफिनिटी हमारी बढ़ाता है। और नंबर दो क्या करता है, हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है काम करने की, ठीक है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है, ऐसे ही करता है। तो यही सीन है यहाँ पे भी, कि एंजाइम को जो रेगुलेट करता है, इस तरह के जो एंजाइम को, जिसका एक इफेक्टर होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम। अच्छा, अब आपका एक सवाल चाहिए कि वो इफेक्टर आके बाइंड कहाँ पे करता है? क्या वो वहीं पे बाइंड करता है जहाँ पे सबस्ट्रेट करता है? नहीं, एक दूसरी साइड पे बाइंड करता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं ना बाइंड करता, एक दूसरी साइड पे बाइंड करता है, ठीक है। इवन इस तरह के जो एंजाइम होते हैं ना, उन्होंने एक अलग पोर्शन बनाया होता है अपने दोस्त के लिए, एक ड्राइंग रूम बनाया होता है, किस तरह से, ठीक है। इस तरह के जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, वो मल्टी यूनिट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मल्टी, यानी कि उनकी, आपको पता है ना एंजाइम क्या है, एंजाइम, ठीक है ना, प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन इस तरह की भी है जिनकी मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड होती है, ठीक है। एंजाइम क्या है, वो मल्टी यूनिट यानी कि उसके एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स होंगी, एक से ज्यादा उसके यूनिट्स होंगे, ठीक है। जिस यूनिट पर आकर सबस्ट्रेट ने लगना है, कैटालिटिक यूनिट, उसको हम कहेंगे कैटालिटिक यूनिट, ठीक है। जहां पर आगे सबस्ट्रेट लगना है, एक दूसरा भी उसने यूनिट बनाया होगा जहां पे आगे इफेक्टर लगना है, वो जिस जहां पे आगे इफेक्टर लगना है वो कैटालिटिक होता ही नहीं है। वो कौन सा है, वो रेगुलेटरी यूनिट है। एक है कैटालिटिक यूनिट, एक है रेगुलेटरी यूनिट। रेगुलेटरी यूनिट एक ड्राइंग रूम है जहां पर आके दोस्त ने बैठना है, इफेक्टर ने बैठना है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो सारा कुछ बढ़ा, तो हमारी किताब के साथ अफिनिटी भी बढ़ाएगा, हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी को भी बढ़ा देगा। दूसरी तरफ जो बैंड, दूसरा यूनिट है, क्या नाम है उसका, जो दूसरे वाला यूनिट है रेगुलेटरी यूनिट, वहां पर आके फैक्टर ने लगना है, ठीक है। और उसने कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। और उसने बाइंड भी नॉन कोवलेंटली करना है, जो इफेक्टर ने बाइंड करना है उस दूसरी वाली साइड पर, रेगुलेटरी साइड पर, उसने नॉन कोवलेंटली बाइंड करना है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? अच्छा, अब पॉजिटिव फैक्टर ने क्या करना है, पॉजिटिव फैक्टर ने आगे दो काम करने हैं। एक कि उसने मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ा देनी है। एफिशिएंसी बढ़ने में यही हो सकता है ना कि एक एंजाइम की क्या करे, वी मैक्स बढ़ा दे, ठीक है। एंजाइम की वी, मतलब एंजाइम ने जो स्पीड लगानी होती है वो ही ज्यादा कर दे। नंबर दो पॉइंट क्या है, तो क्या कर दे, एंजाइम की ना अपने सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी है ना, मतलब उस दोस्त की अपनी किताब के साथ जो अफिनिटी है वो ही बढ़ा दे, ठीक है। तो देखो केएम को कम करने का क्या मतलब होता है, केएम को कम करने का मतलब है कि इसने उस एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी बढ़ा दी है। अब मैं बिल्कुल आखिरी दफा जिंदगी में केएम की डेफिनेशन बताने लगा हूं कि केएम क्या होती है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा अचीव कर लेता है। तो चूंकि ये इफेक्टर उसकी केएम को कम कर रहा है, तो केएम कम करने का मतलब ये है कि ये अपने दोस्त की, ठीक है ना, मतलब एंजाइम की जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है ना, आधी स्पीड हासिल करने के लिए जो उसे चाहिए होती है उसको कम कर रहा है। मतलब ये है कि अपने दोस्त की, जैसे उसने एक तो वी मैक्स बढ़ा दी है ना, फिर नंबर दो उस वी मैक्स को हासिल करने की स्पीड भी बढ़ा दी है। मतलब जैसे इसके इसके ये नॉर्मल नॉर्मल उसके दोस्त ने ऐसे जाना था, इतनी देर लगानी थी वी मैक्स को हासिल करने में, इसने क्या कर दिया, इसने उसकी केएम को कम करके
ये देखो उसकी Km कम नहीं कर रही, ये नॉर्मल है जिसमें कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। और उस केस में ऐसे जाना था, इस केस में क्या हो गया, इसमें Km कम हो गई है, Km कम हो गया। अब देखो उसने जल्दी Vmax हासिल कर लिया, यानी कि एक तो उसकी Vmax भी बढ़ा दी इसने, और एक उस Vmax को हासिल करने का वो जो स्पीड है वो भी बढ़ा दी Km को कम करके। समझ आ गई बात? तो ये इसने काम किया है एलोस्टेरिक पॉजिटिव फैक्टर ने, और नेगेटिव फैक्टर ने दोनों काम उल्ट करने हैं। उसने Vmax भी कम कर देनी है, और जो Vmax तक पहुंचने का जो के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए होता है, ठीक है, वो भी उसने काम कर देना है, वो भी उसने ना ज्यादा कर देना है, जिससे Km ज्यादा हो जानी है। Km ज्यादा का मतलब एफिनिटी उसने बिल्कुल ही खत्म कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाबे वाला एक होता है होमोट्रॉफिक इफेक्टर, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक इफेक्टर। अगर तो वो जो इफेक्टर हो ना, अब मेरी बात सुनो, अगर तो वो जो आपका दोस्त है वो आपके घर का आपका अपना भाई बन जाए, तो ये है होमो इफेक्ट, मतलब आपके घर का बंदा ही बन जाए, बजाय जो बाहर से आना है इफेक्टर ने ड्राइंग रूम में बैठना है। तो ये वो केस है जिसमें क्या है कि सबस्ट्रेट ही फैक्टर है, सबस्ट्रेट ही फैक्टर है। कितनी अच्छी घर की बात। इस केस में सबस्ट्रेट इफेक्टर नहीं है, इफेक्टर अलग है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक इफेक्टर्स। यानी कि इफेक्टर्स की भी किस्में है ना, हो सकता है आपका दोस्त आपके घर वाले ही हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, होमोट्रॉफिक इफेक्टर है, ठीक है। तो समझ आ गई, सबस्ट्रेट इटसेल्फ ही जो है ना वो उसके तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। और इस केस में क्या है कि इसमें उसका नाम क्या है, सबस्ट्रेट इटसेल्फ नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि इफेक्टर एक अलग है, ठीक हो गया। अच्छा जी, और आम तौर पर मुझे बताओ, जब सबस्ट्रेट ही फैक्टर के तौर पर एक्ट करेगा तो इस केस में क्या होगा, ठीक है। इस केस में आम तौर पर जो सबस्ट्रेट होगा वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा ना, क्या ख्याल है? जैसे हमने पढ़ा हुआ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो अब मुझे बताओ ना, इस किस्म के इफेक्टर में ज्यादा इफेक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट ही फैक्टर है, सबस्ट्रेट ही वो है जिसने रेगुलेट करना है। तो सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ज्यादातर क्या होता है, पॉजिटिव फैक्टर ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर और क्या है कि, और ना आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि उसका नाम क्या है। एक चीज होती है जिसमें कोऑपरेटिविटी होती है, इसका मैं मतलब समझाता हूँ आप लोगों को। कोऑपरेट पता है आप लोगों को ना, मैं बताता हूँ वो हीमोग्लोबिन की ना मैं बताता हूँ। अब हीमोग्लोबिन आप लोगों को पता है 4 चेन्स होती हैं, ऐसे ही है ना, मैंने बताया हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा, अब ऑक्सीजन आके बाइंड करती है। तो इसमें होता यूं है कि जैसे ही एक हीम के साथ या फिर एक चेन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होती है ना, तो वो इस तरह से कोऑपरेट करता है कि जो बाकी चेन है ना उनकी ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी ज्यादा कर देता है। मतलब एक के साथ जब ऑक्सीजन आके बाइंड करती है तो वो बाकियों की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा कर देती है। इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी, ठीक है ना, कि कोऑपरेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं ना होमोट्रॉपिक इफेक्टर्स, उनमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट जब एक साइड पर होता है ना बाइंड, तो वो दूसरी जो कैटालिटिक है ना, दूसरी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड्स है, उनकी जो अफिनिटी है वो बढ़ा देती हैं। उनकी क्या करती हैं, उनकी एफिनिटी, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज वगैरह बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपस में क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। चूंकि ये वाला इफेक्ट किस में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है ना, तो इसलिए ये, ठीक है ना, ये जो कर्व शो करती है ना, ठीक है, ये कौन सी कर्व शो करती हैं, ये ये देख रहे हो, हीमोग्लोबिन वाली कर्व शो करती हैं, हीमोग्लोबिन की, ठीक है। समझ आ गई बात? एनालॉगस टू बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, ठीक हो गया। बाकी ये है कि वो चैप्टर जब मैं 4 पढ़ाऊंगा ना उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है कि ये जो एंजाइम्स है ना, ये सिग्मोइडल कर्व शो करते हैं। कौन सी वाली? सिग्मोइडल कर्व, यानी कि ये वो जो हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन में पढ़ी थी ना, वो थी, इसका नाम, इधर से आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, फौरी तौर पे देखो, देखो देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है ना माइकलिस मेंटन इक्वेशन से जो कर्व शो होती है उसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व। ये हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है। और ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम जो शो करते हैं वो कौन सी है, वो सिग्मोइडल कर्व, ये देख रहे हो, ठीक है। बात समझ आई कि ये वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन वाली कर्व को शो नहीं करते, ठीक है। ये क्या, ए सिग्मोइडल कर्व को शो करते हैं, इस वाली को, ठीक है। ये बात पता चल गई, ठीक है।
यानी कि ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन को जो है ना वो फॉलो ही नहीं करते। अच्छा जी, ये बातें भी क्लियर हो गई, ठीक है ना, कि ये जो है ना उनके माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, ये अपनी इस मॉडल कर्व को शो करते हैं। ठीक है, बाकी बातें मैंने समझा दी। अब आ जाओ हेटरोट्रॉफिक इफेक्टर्स पर। इनके केस में अब क्या होता है, अब इसके केस में आमतौर पे क्या होती है, फीडबैक इनिबिशन होती है। जैसे इसमें सबस्ट्रेट होता है ना, तो वो आमतौर पे क्या करता है, जैसे हम जिसे हम क्या पढ़ते हैं कि जिसे हमने शायद एफएससी में सबस्ट्रेट एक्टिवेशन पढ़ा था या जो भी पढ़ा था, तो सबस्ट्रेट ज्यादा है तो मतलब आमतौर पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इसमें आमतौर पर इनिबिशन होती है, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना, इसमें आमतौर पर इनिबिशन होती है, जैसे फीडबैक इनिबिशन। ठीक है, कि मतलब पीछे से प्रोडक्ट आके रोकता है, पीछे से प्रोडक्ट आके रोकता है, यानी इफेक्टर ही है ना, बात सुनो ना। इफेक्टर हमने क्या, रेगुलेटरी एक है, ठीक है, जो आगे रेगुलेशन करता है। ठीक है, तो ठीक है ना, तो उसमें क्या था, उसमें सबस्ट्रेट ही हमारा इफेक्टर था जो कि पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, और उसमें हमने क्या पढ़ा, सिग्माइडल कर्व को शो करता है। ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन की हाइपरबोलिक कर्व को नहीं फॉलो करता, कोऑपरेटिविटी करता है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स हमने पढ़े थे, तीन पॉइंट्स थे। इसमें क्या है, इसमें एक तो वो सबस्ट्रेट जो है ना वो सबस्ट्रेट नहीं होता इफेक्टर। ठीक है, फीडबैक इनिबिशन हमने पढ़ा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें वो कौन सी कर्व शो करता है, ठीक है ना। हम्म, और इसमें मतलब वो मजीद क्या बता रहा है, फीडबैक इनिबिशन से क्या होता है कि प्रोडक्ट की अमाउंट को हम कंट्रोल करते हैं। कौन सी, किस चीज को कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट को। ठीक है, बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, बाकी इसने फीडबैक इनिबिशन की एक मिसाल दी हुई है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाली, कि इसको आगे सिट्रेट आके इसको इनिबिट करता है। ठीक है ना, लेकिन ये है कि ये बात आपको अब मैं बता देता हूँ। ये ग्लाइकोलिसिस होती है ना, ग्लाइकोलिसिस के एक स्टेप का एक एंजाइम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनता है ना, उसके बाद जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट नहीं बनने लगता, तो उस स्टेप का ये एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है। अब आप लोगों को सिट्रेट का याद होगा, सिट्रेट क्रब साइकिल का एक पहला प्रोडक्ट है सिट्रेट, फिर सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा बीटा ग्लूटारेट, फिर सक्सिनेट, फिर सक्सिनल कोए, याद है। तो सिट्रेट यानी कि क्रब साइकिल का प्रोडक्ट है। तो अब मुझे बताओ, जब पीछे से ग्लाइकोलिसिस हो रही है, तो उस दौरान एक एंजाइम है, उसको पीछे से आके क्रब साइकिल का पहला प्रोडक्ट आके रोक रहा है। उसको आके कहता है, ओ भाई पहले ही बहुत ज्यादा कुछ हो गया है, तुम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस की इतनी स्पीड लगाई है, रोको। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फीडबैक इनिबिशन, कि पीछे से प्रोडक्ट आके ना रोक रहा है। और आमतौर पर रोकता है उस स्टेप को है जो रेट लिमिटिंग कमिटेड स्टेप होता है, कोई रेगुलेटरी स्टेप होता है। हर एक स्टेप को नहीं रोकते, जो इरिवर्सिबल स्टेप होता है उसको रोकते हैं। ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल जो स्टेप होता है, जो यूनिक टू द पाथवे होता है, जो रिवर्सिबल नहीं होता, उसी को रोकना है ना। जो है रिवर्सिबल, उसको अब क्या मतलब वो नहीं रुकता। ये बातें आपको सेकंड ईयर में ज्यादा अच्छी समझ आ जाएंगी। बस फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ ना वो इतना है कि रेट लिमिटिंग जो स्टेप होता है उसको आगे रोका जाता है। ठीक है, जो जो रेगुलेटरी स्टेप होता है उसको आगे रोका जाता है। ठीक है, तो और वो एंजाइम जो उस स्टेप का एंजाइम होता है, उसी के पास फिर वो साइट भी बनी होती है जिस पे आगे इफेक्ट ने लगना है। मसलन अगर सपोज ये आपका फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है, ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट है, ये फ्रुक्टोकाइनेज है, ये सब सिट्रेट आ रहा है। तो इसके पास ऑलरेडी सिट्रेट के लिए साइट होती है कि भाई मेरे पास इफेक्टर ने आना है, मैंने ड्राइंग रूम बनाना है। जिसको पता हो ना मेरा कोई दोस्त आना है, वो ड्राइंग रूम बनवा लेता है। ठीक है, बातें समझ आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये बात है। हम्म, ठीक हो गया। बाकी ये है कि एलोस्टेटिक एंजाइम जो है वो कौन सी कर्व शो करते हैं, वो करते ही सिग्मोइडल कर्व है, देख रहे हो। ठीक है, ये सिग्मोइडल कर्व हैं, ये सारी सिग्मोइडल कर्व्स हैं। ठीक है, ये ठीक है, बात समझ आ गई। चलो जी ठीक है, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये तो था कि पड़े पड़े एक एंजाइम को हम जो है ना, अब देखो कोवलेंट मॉडिफिकेशन में एंजाइम पड़ा, उसकी कोवलेंट मॉडिफिकेशन करके उसको एक्टिव इनएक्टिव कर लिया। वो इफेक्टर्स के केस में क्या हुआ है, भाई एक इफेक्टर आया, उसने आके या तो सबस्ट्रेट ने उसको पॉजिटिव सिग्नल भेजा है, या फिर पीछे से प्रोडक्ट ने आके उसको उसको सिग्नल भेजा है, और उसकी वी मैक्स और के एम को चेंज कर लिया। पॉजिटिव इफेक्टर के केस में उसने के एम को कम करके, ठीक है, उसकी जल्दी जल्दी वी मैक्स उसने अचीव करवा रहा है, और फिर ऊपर से वी मैक्स भी बढ़ा दिया है। ठीक है, उसमें मतलब ये कहानी हो रही है। इधर क्या हो रहा है, इधर वो सबस्ट्रेट की एंजाइम की कंसंट्रेशन ये चेंज कर रहा है, उसकी सेंसिस करा के, या सेंसिस करा के, या उसकी डिग्रेडेशन करा के। सेंसिस होती है इंडक्शन, और रिप्रेशन होती है कि उसकी डिग्रेडेशन, यानी एंजाइम की ना, एंजाइम की। ठीक है, तो
ये भी इसके जरिए से भी एंजाइम की रेगुलेशन हो रही है, इसके जरिए से भी एंजाइम की क्या हो रही है, रेगुलेशन हो रही है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात है कि उसकी सेंसेस के जरिए से भी तो हो सकती है ना उसकी रेगुलेशन, कि आप उसकी सेंसेस बढ़ा दो, उसकी सेंसेस कम कर दो। इवन ठीक है ना, मैं आप सेकंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री से अब आप मुझे जो पॉइंट अचानक याद आ रहा है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल की सेंसेस जब होती है ना, जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, वो पीछे से जाके एचएमजी को रिडक्टेज, जिसके लिए हमने कल भी पढ़ा था, जिसके लिए क्या होता है, स्टेटिन ड्रग्स हम देते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए इवन कोलेस्ट्रॉल भी उसको नेगेटिव सिग्नल भेज रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी उसकी सेंसेस ही रोक देता है अपने एचएमजी को रिडक्टेज की। मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था, मैंने कल आप लोगों को बताया था स्टेटिन ड्रग्स होती हैं, ठीक है, कम्पिटिटिव इनिबिटर के तौर पर वो एक्ट करती हैं, किसके लिए, एचएमजी को रिडक्टेज को कम्पिटिटिव इनिबिशन करके वो क्या करती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के सेंस नहीं होने देती, क्योंकि एचएमजी को रिडक्टेज रेट लिमिटिंग स्टेप को ना करवा रहा होता है कोलेस्ट्रॉल के सेंसेस की। जब आप कम्पिटिटिव इनिबिशन कराते हो तो क्या होता है, आगे से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। तो इस तरह से हम ड्रग देते हैं उस बंदे को जिसमें कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसको हम स्टेटिन ड्रग्स देते हैं। इसी तरह से अभी यहाँ पे एंजाइम के सेंसेस के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि एंजाइम की सेंसेस हो रही होती है नॉर्मल, तो एट द एंड जो प्रोडक्ट इनिबिशन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बनने के बाद अपने रेट लिमिटिंग स्टेप के कमिट जो स्टेप का एंजाइम होता है ना एचएमजी को रिडक्टेज, उसी की जाके डिग्रेडेशन कराना शुरू कर देता है, उसको और बनने नहीं देता, कहता है भाईजान बस बस अब और नहीं बनना तुमने। ठीक है, तो इस तरह से भी एंजाइम की रेगुलेशन हो रही होती है। ठीक है, लेकिन ये है कि वो ये कहता है कि इस तरह की जो रेगुलेशन होती है ना, वो उस उन एंजाइम्स में होती है दैट आर नीडेड एट ओनली वन स्टेज ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट और अंडर सिलेक्टेड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। मतलब ये है कि जो हर टाइम नहीं चाहिए होते, जो कि हर टाइम नहीं चाहिए होते, ठीक है ना, बल्कि जो सिर्फ सिलेक्टेड फिजियोलॉजिकल कंडीशन में चाहिए होते हैं, जैसा कि इंसुलिन, जैसा कि इंसुलिन का हाई लेवल क्या करता है, जैसे ही हमने खाना खाया, हाई ब्लड ग्लूकोज का लेवल हुआ, इंसुलिन का लेवल हाई हो गया, तो वो क्या करता है, वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स को, एंजाइम की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। ठीक है, बात समझ आई कि यानी कि जो सिलेक्टेड फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो एंजाइम चाहिए होते हैं उनके साथ ये कार्रवाई होती है। ठीक है ना, मतलब अब कोलेस्ट्रॉल एक खास लेवल पे बढ़ रहा है ना, हर टाइम तो नहीं बढ़ रहा होगा, तो सिलेक्टेड, अब देखो ना, खाना आप हर टाइम तो नहीं ना खा रहे, तो जो सिलेक्टेड सिचुएशन में होते हैं एंजाइम्स जिनकी जरूरत होती है या नहीं होती, उनके साथ ऐसे हो रहा होता है कि उनके सेंसेस को ही आप कंट्रोल कर लेते हो। ठीक है, लेकिन ये है कि ये काम थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है ना, आवर्स टू डेज लेता है। ठीक है, कंपेयर टू बाकी जो दोनों होते हैं जो हम एलोस्टेरी कर रहे हैं या कोवलेंटली कर रहे हैं उनकी निस्बत। ठीक है, समझ आ गई बात, और जो, ठीक है, और जो बात समझ आ गई ना, तो ये था आप लोगों का टॉपिक। आप जरा यहाँ से टेबल भी देख ही लो, मैंने क्या बताया है कि एंजाइम की सबस्ट्रेट के जरिए से भी हो सकती है, प्रोडक्ट के जरिए से होती है, एलोस्टेरिक कंट्रोल, कोवलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों का टेबल भी कवर हो गया। ठीक है, चलें जी, अब मैं सिर्फ ना आपको विद इन 1 मिनट आप लोगों को मैं अब रिवीजन कराने लगा हूँ। सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी, क्योंकि इंटरसेलुलर सबस्ट्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, केएम की रेंज में होते हैं। उसका नाम क्या, जिससे ये होता है कि सबस्ट्रेट अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एंजाइम जो है ना वो फौरी तौर पर उसकी रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और उसको अपनी वापस केएम की रेंज में लेके आएगा। ठीक है, नंबर 2 पे कोवलेंट मॉडिफिकेशन, उससे ये होता है कि आप उस एंजाइम की फास्फोराइलेशन या डीफास्फोराइलेशन करते हो, कोई फास्फोराइलेशन आप करते हो काइनेज की मदद से जो एटीपी को यूज करता है फास्फेट डोनर के तौर पर, और डीफास्फोराइलेशन आप करते हो उसका नाम क्या है, फास्फेटेज के जरिए, जो कि वाटर को यूज कर फास्फेट को रिलीज करता है। ठीक है, अब फास्फोराइलेशन डीफास्फोराइलेशन कौन एक्टिव होगा कौन इनएक्टिव होगा एंजाइम पे डिपेंड करता है। एक मिसाल दीजिए, उसमें ये कहा हुआ है कि अगर आप भूखे हो, आप में ग्लूकागोन रिलीज होता है, भूखे भूखे केस में ग्लूकागोन रिलीज होता है ताकि वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा सके। उस सूरत में क्या करता है, दोनों की ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ग्लाइकोजन सिंथेज दोनों की फास्फोराइलेशन कर देता है, जिससे ये होता है कि उसका नाम क्या है कि ग्लाइकोजन सिंथेज जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि आप भूखे हो। ठीक है, और नंबर 2 केस में क्या करता है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जिसने ग्लाइकोजन को तोड़ना है ताकि हमें ग्लूकोज मिले, उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, दोनों की क्या करता है, फास्फोराइलेशन करता है। इससे होता है हमारे ग्लाइकोजन टूटता है, हमारे ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है और हम ग्लूकोज को यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 3 ये है कि उसका नाम क्या है कि एलोस्टेरिक एंजाइम। एंजाइम इस तरह के एंजाइम जिनका एक दोस्त हो उनको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, और दोस्त को कहते हैं इफेक्टर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नॉन कोवलेंटली बाइंड होता है और आमतौर पर कैटालिटिक यूनिट पे बाइंड नहीं होता, अपने रेगुलेटरी यूनिट पे बाइंड होता है। इस तरह के एंजाइम्स ने घर में 2 पोर्शन बनाए होते हैं, एक कैटालिटिक जहाँ पे वो अपना सबस्ट्रेट को अटैच करता है, और एक नॉन कैटालिटिक रेगुलेटरी यूनिट जहाँ पे अपने फैक्टर को अटैच करवाता है। पॉजिटिव फैक्टर क्या करता है, वी वी मैक्स को अचीव कराने के लिए एक उसके केएम भी कम कर देता है, यानी कि वी मैक्स ताकि जल्दी अचीव हो वी मैक्स। ठीक है, और नंबर 2 उसकी वी मैक्स भी बढ़ा देता है जी। ठीक है, ये पॉजिटिव फैक्टर करता है। उसका नाम क्या, 2 किस्म के फैक्टर्स होते हैं, एक
एक वो जो सबस्ट्रेट ही फैक्टर के तौर पर एक्ट करे, ये आमतौर पर पॉजिटिव फैक्टर ही डालता है, ठीक है, और उसका नाम क्या है। इस तरह के एंजाइम जो है वो कोऑपरेटिविटी जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक हो गया। और ये उसका नाम क्या, अपनी सिग्मोइडल कर्व्स, मतलब सारे ही जो होते हैं वो अपनी सिग्मोइडल कर्व्स को शो करते हैं। अब वो हाइपरबोलिक माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो ही नहीं करते। फिर ये है कि हेटरोट्रॉफिक जो इफेक्टर्स होते हैं वो उसका नाम क्या है, वो सबस्ट्रेट नहीं होता, उसका इफेक्टर कोई और होता है। ये इनमें आमतौर पर जो है ना, इसकी मिसाल के तौर पर उसने फीडबैक इनहिबिशन बताया हुआ है कि प्रोडक्ट आके जो है ना वो रोकता है, ठीक है। और उसका नाम क्या, आमतौर पर ये जो हो रही होती है ये कमिटेड स्टेप को वो रेगुलेट कर रहा होता है। कमिटेड स्टेप पे ऑलरेडी एक साइट होती है जिस पे आके वो इफेक्टर बाइंड करता है और उस स्टेप को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये था जी इसकी मिसाल। बाकी इसने फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की मिसाल दी है कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है जिसको क्रब साइकिल का पहला प्रोडक्ट आके रोक रहा है, ठीक है। कहता है कि यार बहुत सिट्रेट में बन गया हूँ, फिलहाल हमें एक दफा क्रब साइकिल कर लेने दो, अब एक दफा और ना बनाओ पीछे से, रुक जाओ जरा, ठीक है। तो ये आप अच्छा जी, कुछ एंजाइम जो कि सिर्फ अंडर सिलेक्टेड फिजियोलॉजिकल कंडीशन चाहिए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी रेगुलेशन हो रही होती है उनकी सेंसेस को कंट्रोल करके, ठीक है। जो मसलन के, तो उसकी मिसाल दी हुई है उन्होंने कि आपने खाना खाया, इंसुलिन रिलीज होगी, तो वो इंसुलिन क्या करेगी, वो जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स है ना सारे, ठीक है, उनको वो उनकी सेंसिस बढ़ा देगी, ठीक है। जैसा कि ये हमारे ग्लाइकोजन सिंथेज वगैरह, ठीक है। तो और जिन्होंने ग्लाइकोजन सारों को तोड़ना है, ठीक है, जिन्होंने ठीक ग्लूकोज को तोड़ना है, इंसुलिन इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल लो करना होता है, तो जो जो भी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है ना एंजाइम, उनकी सेंसिस बढ़ा देता है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, ये थोड़ा सा अलबत्ता स्लो प्रोसेस होता है, आवर्स बेस लेता है, ठीक है। चलो जी, ये एक टॉपिक हमारा हो गया। यहाँ से एमसीक्यू जरूर आ जाता है, सिग्मोइडल कर्व वाला आ जाता है, एक दो और आ जाते हैं, अलबत्ता लॉन्ग मुश्किल ही है। अब ये जरा 6 टाइप्स हैं, इनको भी जरा देख लो, ठीक है। मैंने कितने मिनट पे शुरू की थी, 40 मिनट पे, 20 मिनट वो। चलो जी, अब ये यहाँ से एक एमसीक्यू कंफर्म 100% आना ही आना है। छह क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की, ठीक है। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज, छह के छह आपको नाम भी याद हो, और नाम भी एक तरतीब में याद करने हैं प्लीज, ठीक है ना, एक तरतीब में। मसलन ये पहली क्लास है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, छठी, ऐसे नहीं कि पहले ये लिख दो फिर ये लिख दो। ये बात मेरी याद रखना, ये बात नहीं लोगों को पता होती, ये बात लोग बताते ही नहीं है। क्यों भला, क्योंकि यार उसकी वजह सुनो, उसकी वजह भी सुन लो। चलो, एक होते हैं एंजाइम की नोमेनक्लेचर में, एक होते हैं रिकमेंडेड नेम, मतलब ये जो हमने अपने पास से बस रखे हुए हैं, किसी के साथ एज लगा दिया। आमतौर पर ये इस तरह से होता है कि जैसे लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, तो लैक्टेट इस केस में क्या होता है, उसका क्या होता है, उसका सबस्ट्रेट होता है, और डीहाइड्रोजिनेज उसका फंक्शन है, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, वो उसका नाम क्या है, सबस्ट्रेट का नेम लेता है, ठीक है, और फिर जो दूसरा नाम होता है वो अपना एक्शन को लेता है और उसके साथ एज लगा देता है। यानी कि कोई भी आप देख लो, उसमें सबस्ट्रेट लेगा, ठीक है, दूसरे नाम में एक्शन लेके उसके साथ एज लगा देता है, ठीक है। तो इस तरह से आमतौर पर रिकमेंडेड नेम या फिर ट्रिवियल नेम्स लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं किसी बात से, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन वगैरह, मतलब इनका कोई पता नहीं कि इनका क्या नाम किस वजह से रखा है। मतलब इसमें तो फिर भी ये है कि ये इसका सबस्ट्रेट है और वो उसका एक्शन है, और उसका नाम क्या है, एक्शन के साथ एज लगा दो। लेकिन एक सिस्टम, सिस्टमैटिक नेम का सिस्टम है, उसमें ये है कि हर एंजाइम का एक खास एक तरतीब है नाम देने की, ठीक है। जैसा कि उस केस में क्या है, आप ये याद यूज नहीं करना आप लोगों ने, बल्कि करना ही नहीं है आप लोगों को, सिर्फ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं, इस पेज को आप लोगों ने देखना ही नहीं, सिर्फ उस टेबल को देखना है, ठीक है। इसमें उन्होंने ये निजाम डाला हुआ है कि उन्होंने हर एक का बड़ा ही एक वो जो है ना 6 मेजर क्लासेस बनाई हुई हैं, फिर उन्होंने इस तरह का निजाम बनाया हुआ है कि हर एक एंजाइम का एक खास नंबर है जिसके जरिए से, जिस तरह लैक्टेट, ठीक है ना, मसलन कि उसने एक मिसाल भी दी हुई है कि, ठीक है ना, कि हर एक का ना क्लासिफिकेशन नंबर है जिससे आपको पेट अनएम्बिगुअसली आपको पता चल जाता है कि ये फलां एंजाइम की बात हो रही है। उसने इसकी कोई मजीद डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, बस उसे थोड़ा सा बताया हुआ है कि एंजाइम का अगर एक रिकमेंडेड सिस्टम है तो एक उन्होंने सिस्टमैटिक सिस्टम भी बनाया हुआ है जिससे पेट आपको पता चल जाता है कि एंजाइम है कौन सा, ठीक है। उसमें उन्होंने ये मिसाल के तौर पर भी बताया हुआ है, और उन्होंने इस बुक पे मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है कि उन्होंने नंबर भी लिखा हुआ है। एक में 4 नंबर लिखे होते हैं, एक में क्लास, एक में सब क्लास, एक में सब सब क्लास, और एक में एक चौथा नंबर, 4 नंबर होते हैं बेसिकली। उससे पता चल जाता है कि आपका ये कौन सा एंजाइम है। बात समझ आ गई। उन्होंने क्लास मतलब इस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन नंबर बनाया हुआ है। आप लोगों की बुक में उन्होंने एक मिसाल के जरिए से वो भी लिखा होगा, ठीक है। तो कहने का इस सारे बातों का कसम से खुलासा ये है कि आपने ना इनको एक तरतीब में याद करना है,
ऐसे ना हो कि पेपर में आपसे वो वाइवा में पूछें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम और आप कहो कि लाइए ये वो नहीं। बच्चे 6 के 6 नाम तरतीब में याद करने हैं और यहाँ से एक एमसीक्यू आना है बस। ठीक है, हो सकता है लॉन्ग चंक वैसे आ नहीं सकता, लेकिन ये है कि फिर भी नाम एक तरतीब से याद कर लेना। ऑक्सीडोरिडक्टेज, इनमें क्या होना है, ऑब्वियसली ये भी नहीं याद करने, ये सारे आपके सेकंड ईयर के हैं। ठीक है, ये सारे आप रिएक्शन पढ़ोगे लेकिन सेकंड ईयर में पढ़ोगे। फिलहाल आप जनरल कोई रिएक्शन बनाना चाहो एग्जाम्पल के तौर पर तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये है कि रिएक्शन नहीं याद करने, सिर्फ नाम और इसमें हो क्या रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पता ही है। ये देखो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इसकी क्या हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ये बातें वालों को पता ही है। ट्रांसफरेज में क्या होगा, एक ग्रुप ट्रांसफर होगा, जैसे कि यहाँ से मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है इसको THF को। ठीक है, टेट्रा, ठीक है ना। तो इसको इसको जनाबे वाला क्या हो रहा है, इसको मिथाइल का ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसफरेज है। ठीक है, समझ आ गई बात। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि इसमें से मिथाइल ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफरेज, मतलब एक ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। हाइड्रोलेज में क्या होना है, हाइड्रोलेज में वाटर की एडिशन के साथ, देखो वाटर ऐड हुआ, उसके साथ क्लीवेज हो रही है बॉन्ड्स की। ये देखो यूरिया टूट रहा है, वाटर की एडिशन के बाद बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई, क्लीवेज हो रही है बॉन्ड्स की। लाइएज से क्या होगा, लाइएज से ये होगा, इसमें भी वही है, इसमें बाद वाटर नहीं है ऐड से, वाटर ऐड वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, हाइड्रोलेज और लाइएज को याद रखना है। ठीक है, लाइएज और हाइड्रोलेज। ठीक है, वो तो आपको बस नाम भी याद रहे ना कि दोनों में क्लीवेज होनी है। ठीक है, ये इसका भी नाम से पता चल जाता है, इसका भी नाम से पता चल जाता है। ठीक है, लाइएज और हाइड्रोलेज को याद रख लेना। आइसोमेरेज आ गया। ठीक है, और इसका एक नमूनिक भी जरूर बना लेना और एक तरतीब से नमूनिक बनाना, OTHL। ठीक है, इस तरह से, या फिर इस तरह से कर लेना या इस तरह से कर लेना। अच्छा जी, अब आइसोमेरेज का तो आपको पता है, आइसोमर जो होते हैं आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इनकी इंटर कन्वर्जन आपस में ही होती है, बाहर से कुछ नहीं आता, और एट द एंड इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है। ठीक है, बस इसका ग्रुप आपस में रीअरेंजमेंट हो रही है। ठीक है, आइसोमेरेज हो गया। और प्लीज ये रटने ना बैठ जाना, ये नहीं याद करने, मैं बता रहा हूँ नहीं याद करने तो फिर नहीं याद करने बस। ठीक है, बाकी ये लाइगेज आ गया। लाइगेज से भी क्या होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। एटीपी की हाइड्रोलिसिस से बॉन्ड बनता है। इसमें लाइगेशन, लाइगेशन का पता है ना, लाइगेशन का आप लोगों ने पढ़ा हो, लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, वो डीएनए में याद है लाइगेजेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ठीक है ना, आपस में उनके बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये लाइगेज है जो एटीपी को यूज करके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ये देखो बॉन्ड बन रहा है, तो लाइगेज है जोड़ने वाला, दो है तोड़ने वाले, एक हाइड्रोलाइसिस एक लाइगेजेस। ठीक है, या फिर बेशक आप लोग सिर्फ दो नाम भी याद रख लो ना, लाइगेजेस और लाइएजेस। लाइएजेस याद रख लोगे तो हाइड्रोलाइसिस अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी बातें हैं, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी, है ना। चलो जी, हाइड्रोलेज, ट्रांसफरेज और, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज और लाइगेज। ये पेज भी समझ आ गया सारा। ठीक है, ये नहीं याद करना मेरे भाई, जो बता रहा हूँ बस वही करना। ठीक है, चलो अब जरा ना थोड़ा सा इस ग्राफ को भी समझ लो। दूसरी मीटिंग में ना मैं आप लोगों को वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कराता हूँ, या अल्लाह इस मीटिंग में ये काश हो जाए। अच्छा, ये एक होती है फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। ठीक है, ये देखो, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो एनर्जी का वो बैरियर जिसको क्रॉस करने के बाद आप प्रोडक्ट में जा सकते हो, अदरवाइज आप प्रोडक्ट में जा ही नहीं सकते। ठीक है, एनर्जी का एक बैरियर है जिसको आपने क्रॉस करना है। ठीक है, उसके बाद आप किसमें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि आपने अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, सिर्फ वही वही सबस्ट्रेट के वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं जिनके पास ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये ब्लू वाली लाइन को देखो फिलहाल। ठीक है, ये, और जब पहले सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट के जैसे इसमें कन्वर्ट होता है, ये हाई एनर्जी स्टेट है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब अच्छा, और अब एंजाइम आके क्या कार्रवाई डालता है, एंजाइम आके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखो पहले हाई है ना, इतनी है, एंजाइम ने इसी को लो कर दिया है। ठीक है, यानी कि फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एंजाइम कम कर देता है। लेकिन दोनों केसेस में चेक करो, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो हमारी फ्री एनर्जी है, ठीक है, जो हमारी सबस्ट्रेट और इन दोनों केसों में वो तो सेम है ना, क्योंकि एंजाइम ने इसके साथ छेड़ाछाड़ी की है, इसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता। यानी कि हमारे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो दोनों केसेस में सेम है। देयर इज नो डिफरेंस इन फ्री एनर्जी इन ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल के रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आता, कुछ भी फर्क, सबस्ट्रेट भी वही रहता है, प्रोडक्ट भी वही रहता है, चाहे एंजाइम हो ना हो, उन दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस भी सेम रहता है। ठीक है,
लेकिन ये है कि एंजाइम क्या कर सकता है, एंजाइम सिर्फ ये करता है कि रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप कर देता है। एक बात स्पीड अप कर देता है, नंबर 2 क्या करता है, उन मॉलिक्यूल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है। ये देख रहे हो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करता है, कम कर देता है। इससे ये होता है कि ज्यादा सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, ज्यादा सारे मॉलिक्यूल वो जल्दी जल्दी जनाबे वाला ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स को एक तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन